हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय और आज की इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। उसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं करता हूं प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए। और साथ ही आज आपके सामने लेकर आया हूं मैं 20 प्रश्नों का ये सीरियल, जिसमें हम चर्चा करेंगे कि किस तरह के सवाल एग्ज़ाम में आ सकते हैं और ऐसे सवाल की प्रैक्टिस किस तरह की जाती है। तो चलिए, आज मैं एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ आपके सामने। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज के इस वीडियो का पहला सवाल आपके स्क्रीन के सामने कुछ इस प्रकार है। ए मॉर्गेज इज़ क्रिएटेड ऑन 1 जनवरी 2013, इट इज़ इन्फोर्सेबल अप टू। एक मॉर्गेज जो है 1 जनवरी 2013 को क्रिएट किया गया है, जो वैलिड होगा, इन्फोर्सेबल होगा 1 जनवरी 2016 तक, 1 जनवरी 2025 तक, 31 दिसंबर 2024 तक, 1 जनवरी 2018 तक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मॉर्गेज की बात की गई है। ये सरल सा सवाल है, आपके लिए हो सकता है। जी हाँ, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 1 और उसका आंसर आप लिख सकते हैं। और अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पर इसका उत्तर भी बता देंगे। जी हाँ, जब मॉर्गेज होता है तो ये जो मॉर्गेज का जो लिमिटेशन पीरियड होता है 12 साल का होता है। और चूंकि मॉर्गेज क्रिएट हुआ है 1 जनवरी 2013 को, तो वहाँ से लेके जो 12 साल होगा, आप देख सकते हैं 31/12/2024। जी हाँ, तो इसका सही उत्तर होगा 31/12/2024 को। जिन्होंने सही उत्तर लिखा उनको बहुत बहुत बधाई, और जिन्होंने सही उत्तर नहीं कर पाए वो सीख लीजिए कि 12 साल का यहाँ पर वैलिडेशन पीरियड है, लिमिटेशन पीरियड है। तो इसका सही उत्तर होगा 31/12/2024। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द प्रोविजन परसेंटेज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन फॉर रिस्ट्रक्चर्ड स्टैंडर्ड एडवांसेस विद इफेक्ट ऑफ 31 मार्च 2016? जी हाँ, रिस्ट्रक्चर एडवांस जो होते हैं, जो स्टैंडर्ड एडवांस होते हैं, उनमें प्रोविज़न परसेंटेज कितना होता है। और आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: 2%, 3%, 4%, 5%। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो मेरे साथ ही साथ खेल सकते हैं इसको। कमेंट सेक्शन में जाकर आप क्वेश्चन नंबर और सही उत्तर लिख सकते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत बहुत बधाई है, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है कि 5%। जी हाँ, रिस्ट्रक्चर स्टैंडर्ड एडवांस में प्रोविज़न परसेंटेज जो है 5% होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आप सवाल नंबर 3 की ओर। सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द हर्डल रेट इन रिस्क रेटिंग ऑफ मुद्रा शिशु लोन आउट ऑफ 100? जी हाँ, ये रिस्क रेटिंग से जुड़ा हुआ सवाल है, जो सेंट्रल बैंक के सर्कुलर के हिसाब से है कि मुद्रा शिशु लोन के रिस्क रेटिंग में कम से कम जो हर्डल रेट है लोन करने के लिए वो कितना है 100 में से। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: एबव 20, एबव 50, एबव 60, एबव 70। जी हाँ, जिनको पता है वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेरे साथ चलिए, और जिनको नहीं पता है उनको बता दूँ, इसका सही उत्तर है एबव 20। जी हाँ, एबव 20 इसका सही उत्तर है। मुद्रा शिशु लोन आउट ऑफ 100 में हर्डल रेट एबव 20 है। जी हाँ, बढ़ते हैं सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम रिपेमेंट इंक्लूडिंग मोरेटोरियम पीरियड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेंट होम लोन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस? जी हाँ, मैक्सिमम रिपेमेंट और मोरेटोरियम पीरियड इंक्लूडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट सेंट होम लोन पर कितना है? जी हाँ, आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: 30 ईयर्स ऑब्लिक MCLR, 30 ईयर्स ऑब्लिक रेपो बेस्ड, 30 ईयर्स ऑब्लिक MCLR प्लस 0.50, 33 ईयर्स MCLR प्लस 1%। जी हाँ, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में जा सकते हैं, और नहीं पता है तो मैं यहाँ बता दूँ, इसका सही उत्तर होगा 30 ईयर्स रेपो रेट बेस्ड। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा B, 30 ईयर्स ऑब्लिक रेपो रेट बेस्ड। तो मैक्सिमम जो रिपेमेंट है 30 ईयर्स का है हाउस सेंट होम लोन में, और उसका जो इंटरेस्ट रेट है रेपो रेट बेस्ड है। चलिए तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर। सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम अमाउंट ऑफ लोन अंडर स्टैंड अप इंडिया? जी हाँ, स्टैंड अप इंडिया स्कीम में मिनिमम और मैक्सिमम लोन कितना है? ये बहुत सरल सा सवाल है। इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: रुपये 10 लाख से ₹100 लाख, ₹10 lakhs to ₹50 lakhs, ₹10 lakhs to ₹200 lakhs, and ₹1 lakhs to
100 लैक्स। जी हाँ, स्टैंड अप इंडिया में मिनिमम जो लोन होता है वो 10 लैक्स का, मैक्सिमम जो लोन होता है 100 लैक्स का। तो इसका सही उत्तर होगा ए। अगर आपको पता था तो आपको बहुत बहुत बधाई है। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 पर। स्क्रीन पर आपके सवाल नंबर 6 कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम क्लेम अमाउंट एप्लीकेबल फॉर प्री लिटिगेशन केस टू बी फिल्ड इन लोक अदालत। जी हाँ, लोक अदालत में जो मैक्सिमम क्लेम अमाउंट है, कितने तक के क्लेम अमाउंट के केसेस लोक अदालत में जाते हैं। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख, नो लिमिट। जी हाँ, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो बहुत बहुत बधाई हो, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए इसका सही उत्तर है रुपये 20 लाख रुपए। जी हाँ, 20 लाख रुपए इसका सही उत्तर है, जहाँ तक ये केस लोक अदालत में कंसिडर किए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 पर, और सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड अलाउड अंडर सेंट विद्यार्थी लोन एबव ₹7.50 लैक्स। जी हाँ, अधिकतम चुकौती वर्ष, अधिकतम रिपेमेंट पीरियड सेंट विद्यार्थी लोन में कितना है जब लोन 7.5 लाख से ऊपर हो। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, 10 साल, 12 साल, 7 साल, 15 साल। जी हाँ, आपको अगर पता है तो मेरे साथ साथ खेल सकते हैं आप इस सवालों के उत्तर, और अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि मैक्सिमम रिपेमेंट पीरियड जो है 15 सालों का होता है। तो आपका सही उत्तर है डी, 15 वर्ष। जी हाँ, आप बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 पर। आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है सवाल नंबर 8 कि व्हाट इज़ द कंडीशन फॉर स्मॉल सेविंग अकाउंट फॉर रेगुलेशन ऑफ अकाउंट, प्रूफ ऑफ आईडी एंड एड्रेस शुड बी सबमिटेड विद इन। स्मॉल सेविंग स्कीम जिसमें नो फ्रिल अकाउंट होता है, जिसमें कोई केवाईसी नहीं होती है, उनको रेगुलराइजेशन करने के लिए क्या कंडीशन है। प्रूफ ऑफ आईडी एंड एड्रेस जो है कितने दिनों में सबमिट होनी चाहिए। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीना, 2 साल। जी हाँ, ये बड़ा सरल सा सवाल है। स्मॉल सेविंग स्कीम बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट से रिलेटेड, नो फ्रिल रिलेटेड। अगर आपको पता है तो बहुत बहुत बधाई, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि प्रूफ ऑफ आईडी एंड एड्रेस शुड बी सबमिटेड इन 12 मंथ्स। इसका सही उत्तर है 12 मंथ्स। जी हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये सवालों के जवाब, और आप अच्छा कर रहे होंगे, मेरे साथ बने होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 पे। सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। फॉर हाई रिस्क कस्टमर, फोटो प्रूफ एंड आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ टू बी टेकन इन। मतलब हाई रिस्क कस्टमर में केवाईसी जो है कितने सालों बाद लिया जाता है। 1 in 10 ईयर, 1 in 8 ईयर, 1 in 2 ईयर, एवरी ईयर। जी हाँ, अगर कस्टमर हाई रिस्क का है तो केवाईसी डिटेल जो है हर दूसरे वर्ष में लिए जाते हैं। जी हाँ, दूसरे वर्ष में लिए जाते हैं। तो यहाँ सही उत्तर है आपका 1 in 2 ईयर। जी हाँ, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 10 की ओर। सवाल नंबर 10 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द प्रिजर्वेशन टाइम फॉर रिकॉर्ड्स ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर ओपनिंग आफ्टर क्लोज ऑफ अकाउंट। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर। मतलब अगर कोई खाता खुला है और खाता का क्लोज हो गया, तो क्लोज होने के बाद कितने सालों तक उस डॉक्यूमेंट्स को प्रिजर्व किया जाता है, उसको रखा जाता है। जी हाँ, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो मेरे साथ खेलिए, अगर नहीं पता है तो मैं बता दूँ इसका सही उत्तर है 5 साल। खाता बंद हो जाने के बाद भी उसके सारे डॉक्यूमेंट्स 5 साल तक रखने हमको पड़ते हैं। जी हाँ, बढ़ते हैं सवाल नंबर 11 की ओर, और सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। जी हाँ, व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ वीकर सेक्शन अंडर प्रियॉरिटी सेक्टर एडवांस। जी हाँ, प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग के जो तत्वाधान में एक टारगेट दिया गया वीकर सेक्शन को, और वो कितना है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं, 10% ऑफ ANBC, 25% ऑफ प्रियॉरिटी सेक्टर एडवांस, बोथ ए एंड बी, 40% ऑफ प्रियॉरिटी सेक्टर एडवांस। जी हाँ, यहाँ पर देखिए आपको पूछा है वीकर सेक्शन का टारगेट कितना है। 10% ऑफ ANBC, ये तो बिल्कुल सही है। 10% ऑफ ANBC और COB हुई चवर इज हायर, एंड 25% ऑफ प्रियॉरिटी सेक्टर एडवांस। 25% ऑफ प्रियॉरिटी सेक्टर एडवांस भी 10% ऑफ ANBC होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ऑप्शन सही हैं, तो यहाँ सही उत्तर होगा बोथ ए एंड बी। तो सी यहाँ का सही होगा, सी इसका उत्तर होगा, दोनों सही हैं। जी हाँ, बढ़ते हैं आप अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 12 स्क्रीन पर आपके कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द प्रीमियम परसेंटेज ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर रबी क्रॉप। जी हाँ, रबी क्रॉप के
लिए फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रीमियम कितना है। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: 5% ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट, 3% ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट, 2% ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट एंड 1.5% ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट। जी हाँ, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे साथ खेल सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, रबी क्रॉप के लिए 1.5% होता है, और खरीफ के लिए 2% होता है, और एनुअल क्रॉप के लिए 5% होता है। तो यहाँ आपका उत्तर होगा 1.5%, तो आपका उत्तर सही होगा 1.5% ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट। जी हाँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ खेल रहे होंगे। सवालों के जवाब अब चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है: RBI कैन इशू बैंक नोट ऑफ मैक्सिमम रुपीज़ 2,000, रुपीज़ 5,000, रुपीज़ 10,000 और नो लिमिट। जी हाँ, RBI को अधिकार है वो कितने रुपए तक का मैक्सिमम नोट जारी कर सकता है। जी हाँ, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो आप मेरे साथ कमेंट सेक्शन में खेल सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं कि RBI मैक्सिमम 10,000 रुपये तक का बैंक करेंसी नोट जारी कर सकता है। तो यहाँ सही उत्तर क्या होगा? 10,000 रुपये। जी हाँ, 10,000 रुपये के मैक्सिमम नोट जारी कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है: इन हाउ मेनी काउंटरफिट बैंक नोट डिटेक्शन FIR शुड बी लॉन्च थ्रू नोडल ऑफिसर। अगर एक सिंगल डिपॉजिट में कोई नकली नोट पाया जाता है, कितने से ज़्यादा, तब FIR करना बहुत ज़रूरी है। आपका ऑप्शन कुछ इस प्रकार है: 5 और उससे अधिक, 4 या उससे अधिक, या ऐसी कोई सीमा नहीं है। जी हाँ, इसमें जो सही उत्तर है वो है कि 5 और अधिक, उससे ज़्यादा। अगर एक सिंगल डिपॉजिट में 5 या उससे ज़्यादा के नकली नोट पाए जाते हैं तो उनमें FIR करना बहुत ज़रूरी होता है नोडल ऑफिसर के माध्यम से। तो आपका सही उत्तर होगा 5 एंड मोर। चलिए अब बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है कि व्हाट इज़ द लॉक इन पीरियड ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का मैच्योरिटी पीरियड कितना होता है? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं: 1 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 15 ईयर। जी हाँ दोस्तों, ये सरल सा सवाल है। इसमें लॉक इन पीरियड होता है आपका 15 ईयर्स। जी हाँ, आपका उत्तर होगा 15 ईयर। जिन्होंने कर लिया उनको बहुत बहुत बधाई। ये जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ हो रहा है ये उनके लिए काफ़ी मददगार होगा जो क्लर्क साथी हैं और आने वाले 23 जनवरी 2020 को ऑफिसर या ऑल इंडिया में भाग लेने जा रहे हैं। ये सवाल उनके लिए काफ़ी मददगार होगा। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 16 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है: व्हाट इज मिनिमम एज ऑफ डिपॉजिट अंडर सुकन्या समृद्धि योजना। सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत किसी गर्ल चाइल्ड को खाता खोलने के लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 10 साल, 18 साल, 21 साल, नो सच लिमिट। जी हाँ, सुकन्या समृद्धि का खाता तो पैदा होते ही खोला जा सकता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा नो सच लिमिट। जी हाँ, इसका सही उत्तर होगा नो सच लिमिट। चलिए बढ़ते हैं। सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है: व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस एज पर डिपॉजिटर पर बैंक। जी हाँ, बैंकों को एक जिम्मेदारी होती है कि उनके पास जमा पैसे का इंश्योरेंस कराकर उसको सुरक्षित रखे, और ऐसे में वो एक कस्टमर को कितने रुपए तक के इंश्योरेंस अमाउंट जो है इंश्योर्ड रहता है, ये जानने के लिए सवाल है। आपके ऑप्शन है 10,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख। जी हाँ, और इसका सही उत्तर अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और अगर सही उत्तर नहीं पता तो मैं बता दूँ, ये इंश्योरेंस जो होता है डिपॉजिट का वो DICGC के माध्यम से होता है, और मैक्सिमम इंश्योरेंस जो होता है रुपये 1 लाख का होता है प्रति डिपॉजिटर प्रति बैंक। तो इसका सही उत्तर होगा 1 लाख रुपए प्रति बैंक प्रति डिपॉजिट। जी हाँ दोस्तों, अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 18 पे। 18 सवाल नंबर आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है कि फ्रॉड इज अबव ₹3 करोड़ to ₹25 करोड़ एंड इफ बैंक स्टाफ इज नॉट इन्वॉल्व देन द रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड टू। ऑप्शन आपके कुछ इस प्रकार हैं: एंटी करप्शन ब्यूरो ऑफ CBI, इकोनॉमिक विंग्स ऑफ CBI, CBI डायरेक्टर, बैंकिंग सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल ऑफ CBI। जी हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर फ्रॉड 3 करोड़ से ज़्यादा हो और 25 करोड़ तक हो और बैंक का स्टाफ जो है शामिल नहीं हो तो ये किसको रिपोर्ट की जानी चाहिए? जी हाँ, अगर आपको पता है तो मेरे साथ खेलते जाइए कमेंट सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर लिखे उसका आंसर। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर होगा इकोनॉमिक विंग्स ऑफ CBI। जी हाँ, इकोनॉमिक विंग्स ऑफ
CBI। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 पर, और सवाल नंबर 19 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। व्हाट इज़ द प्रोविज़न ऑन स्टैंडर्ड अकाउंट ऑन एग्रीकल्चर एडवांसेस। ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। 0.40% ऑफ आउटस्टैंडिंग, 0.25% ऑफ आउटस्टैंडिंग, 0.10% ऑफ आउटस्टैंडिंग, 1% ऑफ आउटस्टैंडिंग। जी हाँ, डायरेक्ट एग्रीकल्चर एडवांस अगर स्टैंडर्ड है तो उसमें कितने % का प्रोविज़न होता है। तो आपका सही उत्तर होगा, अगर आपको पता है तो आप टिक लगा दीजिए कमेंट सेक्शन में, और नहीं है तो मैं बता दूं, इसका सही उत्तर होगा 0.25% ऑफ आउटस्टैंडिंग। जी हाँ, 0.25% ऑफ आउटस्टैंडिंग इसका सही उत्तर है। तो चलिए दोस्तों, आप बढ़ते हैं आज के इस वीडियो सेशन के अंतिम सवाल पर, और सवाल नंबर 20 आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार है। एन अकाउंट इन विच देर इज़ नो ऑपरेशन फॉर लास्ट 10 ईयर इज कॉल्ड एज। ऐसा अकाउंट जिस पे कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है पिछले 10 सालों से, तो ऐसे अकाउंट को क्या कहा जाता है। ऑप्शन कुछ इस प्रकार है। इनऑपरेटिव अकाउंट, मिसिंग अकाउंट, अनक्लेम अकाउंट्स, ब्लॉक्ड अकाउंट। जी हाँ, ऐसे खाते जो 10 साल तक कोई लेन देन न हो उन्हें क्या कहते हैं। अगर आपको पता है इस सवाल का जवाब तो कमेंट सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर के साथ लिख दीजिए, और नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ऐसे खातों को अनक्लेम्ड अकाउंट कहते हैं। अनक्लेम्ड अकाउंट कहते हैं 10 साल तक जिसमें लेन देन नहीं हुआ है। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जो 20 सवालों के साथ मैं लेके आया था मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में, और ये जो वीडियो है उन साथियों को काफ़ी मददगार होगा जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के हैं और क्लर्क टू ऑफिसर में भाग ले रहे हैं प्रमोशन एग्ज़ाम में, जिनका एग्ज़ाम 23 जनवरी 2020 को है। जी हाँ, 23 जनवरी 2020 को इनका एग्ज़ाम है, उनके लिए ये काफ़ी मददगार होगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल में नए आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आंसर के साथ फिर एक नए वीडियो के साथ मेरी आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।